प्लानिंग कर सकते हैं। बातचीत करते हैं अलग अलग जानकारों से और आपके सवालों को भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपके सामने अलग अलग माध्यम होंगे। आप yourmoney@nw18.com पर मेल कर सकते हैं, आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और ट्विटर यानी एक्स पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपना सवाल आस्क आवाज़ योर मनी के हैशटैग के साथ भेज सकते हैं। आज हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रवलीन बाजपेयी मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी। और प्रवलीन मैम से आज हम बातचीत करने वाले हैं दो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पर। पहला, क्योंकि आज पहली छमाही खत्म हुई है, यानी कल पहली छमाही खत्म हुई है, हम दूसरी छमाही में एंटर कर गए हैं इस कैलेंडर ईयर की। तो कैसी प्लानिंग होनी चाहिए पहले तो, साथ ही साथ बहुत सारे एनएफओ आ रहे हैं, बहुत सारे नए फंड्स खुल रहे हैं, लोभ प्रलोभन बढ़ता जा रहा है, बाजार की तेज़ी भी लगातार जारी है। सो लोभ प्रलोभन से बचने का तरीका भी प्रवलीन मैम ही आपको बताएंगी। प्रवलीन मैम, पहले तो मार्केट्स ऐसे जंक्चर पर है कि अगर नहीं निवेश करें तो भी दुख हो रहा है, ज़्यादा निवेश करें तो भी दुख हो रहा है, कम निवेश करें तो भी दुख हो रहा है। हर तरीके से रिग्रेट्स ही चल रहे हैं मार्केट में, एंड मार्केट इज़ एज ऑलवेज इज़ अ रिग्रेटिंग मशीन। आप क्या कहोगे, क्या करना चाहिए अभी बाजार में? पहली छमाही तो तेजी में निकल गया, दूसरी छमाही कहीं मंदी तो नहीं निकलेगा? नमस्कार सुमित जी। बिल्कुल आपने ठीक बोला है, बड़ा डिफिकल्ट जंक्चर है बिकॉज़ आई थिंक हम लोग 6-8 महीने से कहीं न कहीं वैल्यूएशंस की बात करते रह रहे हैं और कोई भी करेक्शन देखने को नहीं मिल रही है जिस टाइप की शायद एक्सपेक्टेशंस थी, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप्स में। वैल्यूएशंस रिच हो रही हैं कुछ सेक्टर्स में, पर तब भी वहाँ पे और तेजी देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली डिप्लॉयमेंट इस टाइम पे थोड़ी-सी डिफिकल्ट है, कि आप कहाँ निवेश करें या निवेशक क्या स्ट्रैटेजी आगे अपनाएँ। पर मेरे ख्याल से सुमित जी कुछ 2-3 बेसिक प्रिंसिपल्स को अगर लेके यहाँ पे चलेंगे तो थोड़ा ईज़ी होगा। नंबर 1 कि जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक जिनका लॉन्ग टाइम पीरियड के पोर्टफोलियोज़ हैं, कि अभी और 5-10 साल हैं उनके इन्वेस्टमेंट होराइज़न में, मेरे ख्याल से उनको बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एलोकेशंस को जैसे हैं चलाए रखिए। अगर आपका स्मॉल कैप, मिड कैप में भी एक्सपोज़र है, इट इज़ ओके। बट आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी एसआईपीज़ या कोई भी आप इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इस टाइम पे स्मॉल मिड कैप में ना बढ़ा के, बिकॉज़ वो ऑलरेडी 40-50% प्रीमियम पे हैं अगर हम लार्ज कैप्स को देखें उनके कंपैरिजन में, और कहीं न कहीं एक मीन रिविजन आता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप इस टाइम पे जब इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स लें तो आप थोड़ा लार्ज कैप्स की तरफ रुख करिए, बट इक्विटीज़ में बने रहिए। सही एसेट क्लास में बने रहना भी ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। वहाँ पे सुमित जी जहाँ पे कम समय के लिए लोग निवेश करते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली इन मार्केट्स में आप मार्केट से थोड़ा-सा दूर हो जाइए, या आपके गोल्स बहुत पास हैं, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। आपका कोई 6 महीने का गोल है यहाँ से, या 1 साल का है, तो डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके मेरे ख्याल से आपको अपने पैसे को सिक्योर करना चाहिए। और जहाँ तक सेकंड हाफ में मार्केट्स के आउटलुक की बात है, आई थिंक इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू से। हमारे सामने एक बहुत बड़ा इवेंट है बजट, जो इस बार का गवर्नमेंट का मैंडेट रहा है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए मार्केट्स के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा नेगेटिवली मेरे ख्याल से कोई ऐसे चेंजेस नहीं होने चाहिए जो मार्केट्स को इम्पैक्ट करें। बट हाँ, सेक्टोरल जो हम एक रोटेशन की बात करते हैं, ऐसा हो सकता है अगर कंजम्पशन को पुश मिले तो डिफरेंट सेक्टर्स आगे चल के अच्छा करें। हमने ऑलरेडी देखा है कि लार्ज कैप्स के कुछ सेक्टर्स है, आईटी है, बैंकिंग है, दे हैवंट डन वेल। दूसरी चीज़ यहाँ पे सुमित जी कि सेकंड हाफ में हमें ये भी देखना है कि फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, एंड फेस्टिव सीजन एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी लेके आता है। सो आई विल नॉट से कि आई एम टोटली ओवर ऑप्टिमिस्टिक, बट मेरे ख्याल से एक न्यूट्रल आप स्टांस लेके चलिए यहाँ से, जहाँ पे आप थोड़ा कॉशन अप्लाई करिए और बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म और फोमो में आके आप निवेश ना करिए। एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलिए। तो प्रॉब्लम मैम, सिचुएशन ऐसी है कि बाजार में हम वैल्यूएशन भी जानते हैं, समझते हैं कि महंगे हो चुके हैं, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन साथ साथ नए नए एनएफओज भी निकलते चले जा रहे हैं और उनमें भी हम निवेश करना चाह रहे हैं। नई नई थीम भी आइडेंटिफाई हो रही हैं। पहले डिफेंस थी, एक डिफेंस की फंड ने अच्छा कर दिया तो दूसरा डिफेंस फंड आ गया। अब उसमें दुख हो रहा है कि उसमें हमने डाला नहीं तो चलो इसमें डाल देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि डिफेंस वहाँ से 5 गुना भाग चुका है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग की थीम भी बन गई। तो ऐसे नए नए थीम आ रहे हैं जो बाजार आमतौर पर बुल मार्केट में आते हैं। सो इस सिचुएशन को कैसे आप टैकल करोगे कि किसको पिक करना है, किसको चूज़ करना है, किसको नहीं लेना है, किसको लेना है? लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो समझे कैसे? जी।
सुमित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक एक बुल मार्केट्स का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम देखते हैं जितने आईपीओज, एनएफओज बुल मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं, वो कभी भी जब पेसिमिज्म है मार्केट्स में हमें देखने को नहीं मिलता। और निवेशकों को एक चीज समझनी है कि फंड हाउसेस के पास जो बेसिक प्रोडक्ट लाइन है उनकी, लार्ज कैप्स हो गए, मिड कैप्स हो गए, स्मॉल कैप्स हो गए, उनके ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल हैं। आज की तारीख में आप क्या लॉन्च कर सकते हैं? सेबी की जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके चलते थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन बन रहा है, और रिटर्न्स भी है वहां पे दिखाने के लिए। और जिसको हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो एक नए निवेशक हैं वो इस ट्रैप में फंस भी जाते हैं, बिकॉज वो पास्ट रिटर्न्स देख रहे हैं पिछले एक साल के, उनको लगता है बहुत बढ़िया 60% रिटर्न आए, मेरे अगले साल 60% मेरा भी पोर्टफोलियो ऊपर हो जाएगा, जो ऐसा होता नहीं है। तो डेफिनेटली सुमित जी, लाइक यू सेइंग कि लीविंग यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज के पीछे ना जाएं। आपको उस चीज से बचना है कि आप पास्ट रिटर्न्स देख के डिफरेंट सेक्टर्स में लगाएं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी मैं यहाँ पे। अगर हम 2014 से अब तक का देखें, तो हमें एसआईपी के माध्यम से अगर हमने निफ्टी 50 में निवेश किया होता तो करीबन 14.5% रिटर्न्स बनते एक्स। अगर हमने मिड कैप 150 में निवेश किया होता तो करीबन 22% रिटर्न। यहीं अगर हमने एक थीमेटिक फंड लिया होता इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन 10 सालों में भी सुमित जी उसका रिटर्न भी करीबन 21-22% ही बनता है एक्स। और ऐसे बहुत फेजेस रहे हैं जब मिड कैप्स करीबन 44% गिरे हैं, पर हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर का हाईएस्ट फॉल जो था इस पीरियड में, इन 10 इयर्स में, करीबन 63% था। तो निवेशक सेक्टर्स के आप पीछे मत भागिए, बिकॉज जो आपके डिवर्सिफाइड फंड्स हैं वो भी आपको एक्सपोजर दे देंगे। थीमेटिक ओवर सेक्टर इज बेटर, बिकॉज थीम में आप थोड़े डिफरेंट हल्के से कॉम्प्लीमेंट्री सेक्टर्स को पकड़ सकते हैं। तो अगर आपको देखना भी है तो आप थीमेटिक फंड को देख सकते हैं, बट वहां पे भी ग्रीड में आके नहीं सुमित जी, अगेन स्टैगर्ड अप्रोच और मॉडरेट और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ ही आगे बढ़े। तो प्रवीण मैम, जो मतलब बैलेंस अप्रोच है इस समय पर, एक लार्ज कैप फंड है मेरे पास, एक मिड कैप फंड है मेरे पास, एक स्मॉल कैप फंड है मेरे पास, मैंने चलिए मल्टी कैप फंड भी अपने में एक जोड़ रखा है, मल्टी एसेट फंड भी अपने में जोड़ रखा है, लेकिन नए नए एनएफओज भी आए जा रहे हैं जिसपे कई सारे नए मिड कैप आ रहे हैं, नए स्मॉल कैप आ रहे हैं। सो क्या मैं एग्जिस्टिंग मिड कैप से निकल कर या आधा प्रॉफिट लेकर नए मिड कैप में जाऊं? क्या मैं अपनी एसआईपी कंटिन्यू करूं? क्या ये नया मिड कैप जो सेम एएमसी का आ रहा है इसमें चला जाऊं? ये ज़्यादा रीजनेबल रिटर्न देगा गोइंग फॉरवर्ड? ये ब्लेंड कैसे बनेगा? जी, सुमित जी, इसका निवेशकों के पास ही जवाब है। आप इसको अगर अगर हम खाने के माध्यम से समझें, आपने ऑलरेडी बेसिक चीजें अपनी थाली में परसी हुई है, आप कितना एडिशनल डालना चाहते हैं? चलिए, आपने थोड़ा पापड़ उठाया, चार उठाया टू कॉम्प्लीमेंट द दाल, राइस, रोटी जो आपके पास ऑलरेडी है, बट उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? तो आप ले सकते हैं एक्सपोजर। अब आप चाहते हैं कि हम ये वाली दाल छोड़ के हम दूसरी डालें, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर आएगा, बिकॉज फंड्स अगर मिड कैप से आप उठा रहे हैं उनके लॉन्ग टर्म के रिटर्न ज्यादातर कन्वर्ज होंगे, जब तक आपका फंड अंडर परफॉर्मिंग नहीं है, और वो भी कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए रहा है। तो आप एग्जिस्टिंग फंड्स को हल्के कम रिटर्न देख के एक तो ना छोड़िए, आपको बने रहना है। फंड की मुसीबत के टाइम पे भी अगर वहां पे कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम नहीं है, कोई और रीजन की वजह से अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज हर फंड की मैनेजमेंट स्टाइल डिफरेंट होती है। अगर एडिशनल पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको कुछ एडिशन करना है पोर्टफोलियो में सुमित जी, देन अमंग्स द थीमेटिक फंड्स आई फील आप बिजनेस साइकिल टाइप के फंड को देख सकते हैं, बिकॉज वो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सेक्टर्स और जो थीम्स चलती हैं उसको अपने आप रोटेट करेगा। तो कम से कम निवेशक 5 अलग तरीके के सेक्टर्स ले, इससे बेटर है कि वो इस तरीके के कॉम्पोजिट फंड में लगाएं, सो दैट उनको डिफरेंट सेक्टर्स का एक्सपोजर डिपेंडिंग ऑन द जो एक्सपर्टीज ऑफ द फंड मैनेजर वो मिलता रहे। बट आई थिंक विद इन योर ओन पोर्टफोलियो, जब तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है चेंज करने का अंडर परफॉर्मेंस का, तब तक आप छोड़िए मत अपने एग्जिस्टिंग फंड्स को, अगर आपको डिसेंट रिटर्न्स दे रहे हैं तो प्रवीण मैम, क्योंकि निवेश एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं होता, ये दशकों की जर्नी है जिसका हिस्सा आप हमेशा बने रहते हो। जो निवेशक 3 महीने में सोच रहे हैं या 6 महीने में सोच रहे हैं या 1 साल में सोच रहे हैं या 3 साल, 5 साल में सोच रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज हैं आपके? सुमित जी, अगेन ये वो वाली मार्केट्स है जब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं निवेशक, और यहाँ पे कुछ चीजें अगर थोड़ी सी गांठ बांध ले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो नए लोग एंटर हो रहे हैं, आप प्लीज पास्ट रिटर्न्स को देख के अपनी सिलेक्शंस मत करिए। हम देख रहे हैं इंक्रीजिंगली एलोकेशंस लोग स्मॉल कैप्स में कर रहे हैं, थीमेटिक फंड्स में, बिकॉज अच्छा किया है पीछे, जैसे आपने बोला। पास्ट रिटर्न्स को आपने नहीं देखना है, इसको हम एक बायस कहते हैं, जिसको रिसेंसी बायस कहते हैं, इससे बचें। सेकंड, आप मार्केट्स में फोमो में घुसे भी मत कि हम मिस आउट कर रहे हैं तो मैं सब कुछ डाल दूं, अब मैंने रैली मिस कर दी। ऐसा भी नहीं है, मार्केट्स आपको अपॉर्चुनिटी देंगी।
और किसी बैड न्यूज पे, मान लीजिए बजट के बाद रिएक्शन बुरा आता है, तो ऐसा मत करिए कि सब बेच के निकल गए। अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं तो प्लीज आप बने रहिए मार्केट्स में। एक जो ओवर ऑप्टिमिज्म और ओवर कॉशियसनेस के बीच का आपको एक रास्ता लेना है। अपने रिस्क एपेटाइट और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से निवेश करिए। लंबे समय के लिए अगर आप मार्केट में हैं तो मार्केट्स का साथ, मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स में आप जरूर दीजिए, तो मार्केट्स आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। और अगर मार्केट्स में गिरावट होती है तो अपनी एसआईपीज और एसटीपीज को उस टाइम पे बिल्कुल मत रोकिए। वही टाइम है जब आपकी एवरेजिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरों के पोर्टफोलियोज देख के या कोई अपने डिस्कस कर रहा है ऑफिस में पोर्टफोलियो के इतने जबरदस्त रिटर्न बन गए, उन चीजों के बेसिस पे अपने कोई डिसीजंस आप मत लीजिए इन्वेस्टमेंट के। तो सीधा सीधा अपनी जर्नी पे फोकस करिए। दूसरे की जर्नी पे फोकस करेंगे तो उनके जैसी भी हो सकती है और उनसे दूरी उलट भी हो सकती है, क्योंकि उनकी जर्नी उनके हिसाब से होगी, आपकी जर्नी आपके हिसाब से होगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें बहुत लंबी बातचीत बाकी है और होती भी रहेगी प्रॉब्लम में आपसे, लेकिन पहले कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। अमित शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है हरियाणा से बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अमित बोल रहा हूँ जी, नमस्कार अमित जी। पंचकुला से। मैंने अभी नया निवेशक हूँ म्यूचुअल फंड में, ओके। और मैंने 1 साल हो चुका है, और मेरी एसआईपी जो है 3,000 की है। 5 फंड है मेरे पास, और एक स्मॉल कैप है क्वांट स्मॉल, एक एचडीएफसी का स्मॉल कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है एचडीएफसी का मिड कैप है, और एक मेरे पास यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है। निफ्टी 50 का है जी। तो मैं और भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, दूसरे जो नए जैसे इन्वेस्को हो गया, और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ। जैसे 25 साल तक मैंने इसका लॉन्ग टर्म रखा है अपने, मतलब बच्चों के लिए, जैसे उनकी एजुकेशन के लिए आगे, मतलब थोड़ा फंड जोड़ सकूं। तो मुझे थोड़ा इससे राय जाननी है आपसे कि मैं किस हिसाब से इसमें करूं। 2 चीज़ पूछूंगा अमित सर आपसे। पहला, आपने 2 स्मॉल कैप 1 मिड कैप फंड ले रखा है, कोई खास वजह है इसकी? और दूसरा, एचडीएफसी के 3 फंड ले रखे हैं, कोई खास वजह है इसकी? सर इसलिए थोड़ा उस टाइम मेरे को थोड़ा मालूम नहीं था इस बारे में, क्योंकि मैंने जो सबसे पहले जो फंड लिया था यूटीआई 50 लिया था। ठीक है, तो वो सही किया आपने। उसी में ही मैं इन्वेस्ट कर रहा था। 3,000 4,000 जो मैं उसमें ही डालता था। डायरेक्ट फंड है ये, जैसे रेगुलर, जैसे डायरेक्ट है, लमसम नहीं है, डायरेक्ट है। एसआईपी इसकी चल रही है कंटिन्यू, एक बार भी मैंने इसमें पॉज नहीं किया है, मतलब इसको। तो उस समय फिर मैंने एचडीएफसी का लिया, फिर उसके बाद क्वांट का लिया। क्वांट का इसलिए लिया था क्योंकि उसने रिटर्न अच्छा दिया है, और वो अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब तो शर्मा साहब, आपको अगर राय दे प्रवीण मैम थोड़ी एसआईपी बढ़ाने की, आप बढ़ा सकते हैं? हाँ जी, बढ़ा सकते हैं सर, यही राय जाननी है मेरे को। ओके प्रवीण मैम, 2-3 बातें हैं। पहला, 25 साल में 2 से 3 करोड़ का लक्ष्य साधा है, कोई बहुत बड़ा इम्पॉसिबल गोल तो नहीं है, इजीली अचीवेबल है। दूसरा, इन्होंने छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन है कि मिड कैप स्मॉल कैप इनके पास है, लेकिन ठीक है क्योंकि नए निवेशक हैं तो इन्होंने कुछ गलतियां शुरू में होती हैं, इसलिए सही समय पर राय भी आपसे ले रहे हैं। क्या करना चाहिए ना? अमित जी का जो पोर्टफोलियो है, समझिए वहां पे जैसे आपने बोला, बहुत अच्छी शुरुआत की इनने। एक निफ्टी का पैसिव फंड उठा लिया है, जो इनका फ्लेक्सी कैप है उसको भी ये कंटिन्यू रखें। मिड कैप फंड एचडीएफसी का अच्छा है, इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से स्मॉल कैप्स का एलोकेशन जो है वो इस टाइम पे एक फंड पे ले आए। और क्योंकि इनके पास एचडीएफसी ऑलरेडी है 3 डिफरेंट फंड्स, तो मैं बोलूंगी आप क्वांट का रख लीजिए। क्वांट का हल्का पीछे एक रेगुलेटरी इशू आया है जहाँ पे थोड़ा पैनिक है, तो मैं बोलूंगी थोड़ा सा वेट कर लें, 1-1.5 महीना इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से पहले। अदरवाइज अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो इनका 2 से 3 करोड़ का है, 25 साल का समय है, अगर हम 12% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स भी लेके चलेंगे सुमित जी, तो जो एसआईपी इनको चाहिए 2 करोड़ के पोर्टफोलियो के लिए, वो करीबन 10,500 की है। और करीबन 15-16 हजार की एसआईपी अगर करेंगे तो 3 करोड़ का लक्ष्य भी पा लेंगे। पर मेरे ख्याल से यहाँ पे अमित जी को अगेन अपने गोल को थोड़ा सा जैकअप करने की जरूरत है। बिकॉज इस पैसे की कीमत जो 25 साल बाद 2 करोड़ की कीमत होगी, वो आज के करीबन 45-46 लाख के बराबर होगी। और जो 3 करोड़ की कीमत होगी वो आज के करीबन 69-70 लाख के बराबर होगी। तो सुमित जी, यहाँ पे इनको अपने निवेश को बढ़ाना मुझे लगता है चाहिए। बिकॉज इस गोल से प्रोबेबली 25 साल बाद बच्चों की एजुकेशन, जैसे बोल रहे हैं, उस तरीके के गोल में डेफिनेटली शॉर्टफॉल हो सकता है, जिस तरीके के एजुकेशन इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं।
और इनका जो पोर्टफोलियो है मेरे ख्याल से इट शुड बी अ मिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, जैसे हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में बोलते हैं। तो आगे चलकर अगर ये अपना एक फंड अभी घटाते हैं एचडीएफसी का, तो मुझे लगता है एचडीएफसी मिड कैप को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक मिड कैप को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक पैसिव फंड भी उठा सकते हैं मिड कैप में से। सो 2 मिड कैप फंड्स एक्टिव एंड पैसिव हो जाएगा, एक फ्लेक्सी कैप हो जाएगा और एक यूटीआई का निफ्टी 50 और एक स्मॉल कैप फंड। तो टोटल इन 5 फंड्स के साथ आगे बढ़े। तो अमित जी, थोड़ा थोड़ा बदलाव, थोड़े थोड़े फेरबदल की ज़रूरत है पोर्टफोलियो में, वो आप करते रहिए, सही दिशा में है, चलते रहिए, समय समय पर रिव्यू करते रहिएगा। और बढ़िया चीज़ की आपने कि आपने निफ्टी 50 के फंड के साथ शुरुआत की, उसको तो आप एटलीस्ट कैरी करिएगा और आगे भी ऐसी अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करिएगा। अब रवि सिंह साहब से बातचीत कर लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए बेंगलुरु से। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? सर मैंने अपना पोर्टफोलियो सेंड किया था, तो उसमें मुझे एक डाउट है कि मतलब मैंने थीमेटिक फंड्स में मतलब कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट किया है क्या, मतलब ये मतलब मेरा क्वेश्चन है। ओके, और दूसरा आपका गोल क्या है सिंह साहब? गोल तो अभी मतलब मैंने अभी नया स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड्स में, एक महीना हो गया अभी सिर्फ। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट करना है फ्यूचर में। तो आपका जो डिटेल हमारे पास है उसके हिसाब से आपकी उम्र 26 साल है और आप करीब करीब 12,500 रुपये के आसपास की एसआईपी कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आपका 78,000 पहुंच चुका है और आप 15 से 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, राइट? हाँ राइट। तो सिंह साहब एक चीज़ और, आप क्योंकि अभी आपने शुरुआत की और आपकी उम्र मात्र 26 साल ही अभी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप आगे वाले समय में निवेश को और बढ़ा भी सकते हैं अगर राय दी जाए आपको तो। हाँ सर, मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3000 से एक्स्ट्रा ऐड किया है। ओके, मतलब आप समय समय पर निवेश बढ़ा सकते हैं, राइट? करेक्ट, हाँ। चलिए, तो प्रबलीन मैम नए निवेशक हैं, करीब 12,500 रुपये की मंथली एसआईपीस चल रही हैं इनकी, नाम इन्होंने भेजे ही हैं आपको। एक ही चीज़ जो इन्हें खटक रही है, जो कुछ हद तक सही भी है, कि इनका जो थीमेटिक फंड है जैसे पीएसयू फंड में या स्मॉल कैप के इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, इन सब में इनका निवेश, और ये मोतीलाल ओसवाल के भी एक फंड में इन्होंने नया नया निवेश 6,000 रुपये किया भी है। सो क्या ओवर एक्सपोज है, क्योंकि इनके पास कोई भी इंडेक्स बेस्ड फंड नहीं है, मल्टी कैप फंड नहीं है, मल्टी एसेट फंड नहीं है। आप क्या राय रखते हो? जी सुमित जी, अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो हम ज्यादातर बोलते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो का कोर जो है वो पहले बनाइए। जो कोर है वो बेसिक चीजों से बनता है और आपके पास यहाँ पे रवि जी के पास बेसिक फंड्स नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि आपके पास एक लार्ज कैप का एक्सपोजर होना चाहिए। मिड कैप चलिए बोल रहे हैं कि जोड़ लिया, पर एक लार्ज और मिड कैप का एक्सपोजर बहुत जरूरी है। और ये किन फंड्स के थ्रू मिलता है? या तो आप इंडेक्स उठा लीजिए लार्ज कैप में और मिड कैप में, या फिर आप एक एक्टिव फंड उठा सकते हैं मिड कैप में, लार्ज कैप में आप पैसिव उठा लीजिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड उठा लीजिए, जिन फंड्स का आपने भी नाम लिया। इन तरीके के फंड से पहले आप अपना कोर क्रिएट करिए। कोर जो है, अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं और आपके पास काफी बड़ा रिस्क एपेटाइट है, तो भी मेरे ख्याल से कोर आपका बेसिकली एटलीस्ट 70% तो क्रिएट करना चाहिए। उसके बियॉन्ड आप सोच सकते हैं अगर आप हाई रिस्क में हैं कि चलिए हम थीमेटिक फंड्स में और ये ज्यादा स्मॉल कैप में एक्सपोजर लें। और क्योंकि फर्स्ट टाइम में इन्वेस्टर हैं, रवि जी अभी अच्छे रिटर्न्स देख के आ रहे हैं, तो सुमित जी नए निवेशक को कितना जरूरी है आपको पता है कि लंबे समय में बने रहने के लिए जोर से, अगर आपको झटका लगता है जब मार्केट्स में करेक्शन आती है कि एकदम से रिटर्न्स 60% डाउन है, 40% डाउन है, कई बार निवेशक उस तरीके की फॉल को नहीं झेल पाते। तो रवि जी मेरी गुजारिश होगी कि आप थोड़ा सा प्लीज अपने थीमेटिक फंड्स को थोड़ा सा एलोकेशन वहां रिड्यूस करिए। आप एक कोई थीमेटिक फंड कंटिन्यू कर लीजिए। आपके पास 2 स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में भी प्लीज एक फंड रखिए और थोड़ा सा एलोकेशन, कुछ नहीं तो एक बेसिक फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू, एक लार्ज कैप फंड के थ्रू आप और बढ़ाइए, अपने कोर को स्ट्रेंथन करिए। लॉन्ग टर्म में थीमेटिक फंड्स, और अगर अच्छे आपके पास मिड कैप के फंड है, लार्ज कैप के हैं, तो आपको पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे फोकस करना है, इंडिविजुअल रिटर्न्स पे मत जाइए कि पिछले 1 साल में क्या दिया है। आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे बनेंगे और ज्यादा सॉलिड पोर्टफोलियो बन जाएगा। आपकी इस करंट इन्वेस्टमेंट से 15 साल में जो आपने टाइम पीरियड दिया है, करीबन 63 लाख बन सकते हैं। और अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू करें तो 1.2 करोड़ तक आप जमा कर लेंगे। और यही अगर आपने स्टेप अप कर लिया तो ये 63 लाख आपका 15 साल में 1 करोड़ के ऊपर निकल जाएगा। और 10% से स्टेप अप से जो आपका 1.2 करोड़ है 20 साल में, वो करीबन 2.5 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। तो प्लीज आप स्टेप अप करते रहो, आप अभी बहुत यंग हैं,
अपने निवेश में आप जुटे रहिएगा प्लीज। अगर मार्केट्स किसी डाउन टर्न के थ्रू भी गुजरती हैं, करेक्शन आती है, आप रुकिएगा। तो रवि सर, अभी क्योंकि पीए जो स्मॉल कैप मिड कैप कम से कम 50% या रादर 60% मिड कैप और 70 से 75% स्मॉल कैप एक साल में चल चुका है। पीएसयू 100% के रिटर्न दे चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां करीब करीब 60 से 70% चल चुकी हैं, जो सारे फंड आपके पास हैं। और इन सब में एक ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी है। इस तेज़ी के बाद आपने हाल ही में क्योंकि निवेश किया, तो आप ये नहीं कहूँगा कि नीचे आएंगे, लेकिन अगर कभी नीचे आए तो उसके लिए आप तैयार ज़रूर रहिएगा। तो इसीलिए आपको एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत बहुत होती है और इसीलिए स्टेबल फंड्स, लार्ज कैप फंड्स आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं। ये शेयर बाज़ार के लिए भी है कि पहली नींव हमेशा मजबूत शेयरों के रखिए, फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ बढ़ें। एंड यही रणनीति आपके लिए म्यूचुअल फंड के लिए, तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। रेखा मिश्रा जी का एक सवाल है हमारे पास, उस पर भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं प्रॉब्लीन मैम से। बातचीत हो रही है पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की और साथ साथ आपके सवालों के जवाब को लेकर भी। रेखा मिश्रा जी का एक सवाल आया है और ये वाराणसी से उन्होंने सवाल भेजा है, ईमेल के जरिए सवाल है। 27 साल इनकी उम्र है और ये निवेश को लेकर एक सलाह मांग रहे हैं। 8,000 रुपये की इनकी SIP है, इनको SIP करनी है और ये निवेश के लिए कौन कौन से फंड सही हैं, इस पर बातचीत करना चाह रहे हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश चाह रहे हैं और क्या निवेश के लिए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप और SBI मल्टी कैप, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, ये फंड के नाम इन्होंने खुद आइडेंटिफाई किए हैं। क्या ये निवेश के लिए ठीक है, ये इनका सवाल है। प्रॉब्लीन मैम, दो तरह की चीज़ें मैं इसमें पूछूंगा। पहला, बाज़ार की तेज़ी में इस समय बहुत सारे नए निवेशक आ रहे हैं। हर बुल मार्केट में नए निवेशक आते हैं, हर बियर मार्केट में कम हो जाते हैं, लेकिन हर बुल मार्केट में और बढ़ जाते हैं। सो इस समय बहुत नए निवेशक आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि शेयर बाजार में भी आ रहे हैं और म्यूचुअल फंड में भी आ रहे हैं। आमतौर पर सिर्फ शेयर बाजार में आते थे, इस वही शेयर बाजार के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी आ रहे हैं। सो इन निवेशकों के साथ जो कॉमन रिग्रेट है वो ये कि मैंने जो NAV 300 रुपये पर मिस कर दी, वो NAV आज 600 रुपये पर मैं लेने के लिए तैयार हूँ। इस दिक्कत को कैसे दूर करें, जो अभी हम इस सवाल में देख भी रहे हैं। दूसरा, इंडिविजुअल इनके लिए क्या ये फंड्स ठीक हैं, क्या इनमें निवेश करना चाहिए? सुमित जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स को देखते हैं, पर इंडिया में पेनिट्रेशन देखें तो आज 4.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स में और ये नंबर्स आई थिंक बहुत बढ़ने चाहिए। बिकॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अगर हमने जाना है तो हमें कोई ऐसी एसेट क्लास चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। सो मोर देन इन्फ्लेशन रिटर्न्स हमें इक्विटीज देती हैं। सो बहुत अच्छी बात है। पर जैसे आपने बोला कि निवेशक घबरा जाते हैं जब मार्केट्स गिरती हैं, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। पांचों फंड्स जो रेखा जी ने एक्चुअली पिक किए हैं बहुत अच्छे हैं सुमित जी, इंडिविजुअली अगर हम देखें। पर क्या पांचों के उनके अपने पोर्टफोलियो में उनको रिक्वायरमेंट है? तो उसका आंसर है नहीं। लंबे टाइम के लिए अगर ये 8,000 से शुरुआत करती हैं, क्योंकि इनने टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया। अगर हम माने कि 15 साल रखती हैं तो करीबन 39 लाख जमा कर लेंगी, 20 साल तक रखती हैं तो करीबन 79 लाख, और यही अगर वहां पे इनने 10% का भी स्टेप अप किया तो करीबन 69 लाख एंड 1.5 करोड़ जमा कर लेंगे। तो सुमित जी, सबसे पहले तो ये अमाउंट कम होगा आज से 15 या 20 साल बाद। तो अपना टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी आप कल को सेट करेंगे, शायद शॉर्टफॉल हो, तो एक आप स्टेप अप करते रहिए। जब जब आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं, प्लीज निवेश को बढ़ाइए। लंबे टाइम का पोर्टफोलियो है, मेरी सलाह होगी मिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रेटेजी। एक लार्ज कैप का पैसिव पोर्टफोलियो उठाइए, एक मिड कैप का पैसिव पोर्टफोलियो उठाइए, और इस टाइम पे उसको आप सिर्फ एक मल्टी कैप फंड के साथ कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। 3 फंड्स में अभी आपका काम चल सकता है। 8,000 की SIP के लिए SBI का मल्टी कैप सही है, आप डेफिनेटली उसको उठा सकते हैं। और लार्ज कैप में आप निफ्टी का एक इक्वल वेट स्ट्रैटेजी ले लीजिए और मिड कैप में 150 इंडेक्स को आप ले लीजिए। एंड आई थिंक सुमित जी, एज उनका जो साइज है इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ता है SIP का, उसके बाद प्रोबेबली एक फंड को और ऐड किया जा सकता है। इस टाइम पे 3 फंड से उनका पर्पस पूरा हो जाएगा। तो रेखा जी को राय दी गई है और रेखा जी के साथ साथ सभी निवेशकों के लिए जो भी नया निवेश कर रहे हैं और फंड्स की सलाह तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये निवेश ज़रूरी है। 2 चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक, निवेश में बरकरार रहना, बने रहना, क्योंकि बाज़ार तेज़ी में है, सब कुछ अच्छा है। जैसी बाज़ार उल्टेगा शायद सब कुछ उतना अच्छा ना रहे। तो तेज़ी में तो सब बने रहते हैं, मंदी में ज़रूर बने रहिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सूरत कैसी भी हो,
निवेश अपना ज़रूर सालों साल थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट करते रहें, बढ़ाते रहें, क्योंकि ये निवेश 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए नहीं है, दशकों के लिए है। उन दशकों के हिसाब से आप इसे ट्रीट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम मैम, आपकी तरफ से कॉल से टॉप 4 फंड्स। सुमित जी, थोड़ा सा इतना थीमेटिक का आजकल चल रहा है दौर, तो मैंने कहा 2 मैं इसी टाइप के फंड्स इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करूं। एक तो मिराई का ग्रेट कंजम्पशन फंड, मेरे ख्याल से कंजम्पशन एक ऐसी स्टोरी है विद इन द थीमेटिक और सेक्टोरल स्पेस अगर हम बोले, जो मेरे ख्याल से ज्यादा रेजिलियंट है। ज्यादा डाउन टर्न्स अगर मार्केट्स में आते हैं या इकोनॉमी देखने को मिलता है तो भी ये ज्यादा रेजिलियंट एक सेक्टर है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है अगर गुंजाइश है पोर्टफोलियो में। इसके अलावा अगेन अगर किसी की गुंजाइश है पोर्टफोलियो में तो एक बिजनेस साइकिल फंड देखा जा सकता है। आईसीआईसीआई का अच्छा है, एचडीएफसी का, बहुत सारे फंड हाउसेस हैं, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप चुन सकते हैं। जो हम दाल रोटी बोलते हैं उसमें मेरे ख्याल से आपका पराग पारेख का एक फ्लेक्सी कैप फंड है, और एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी फंड बोलूंगी सुमित जी, बिकॉज ये श्रीनिवासन जी मैनेज करते हैं और मेरे ख्याल से इसने पिछले 1-2 साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना इसमें पोटेंशियल है। आई थिंक गोइंग अहेड विद द कट इन द इंटरेस्ट रेट्स होपफुली विच विल हैपन, और जिस तरीके की इस फंड की पोजीशनिंग है मेरे ख्याल से ये फंड एक अच्छा एडिशन हो सकता है एट दिस स्टेज। बट अगेन इन्वेस्टर्स प्लीज अपनी सूटेबिलिटी को देख के ही निवेश करें इनमें से किसी फंड में भी। तो निवेश करें अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन टॉप 4 फंड आपके सामने रखे गए हैं प्रवीण मैम की तरफ से, आप अकॉर्डिंगली इनमें से फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण मैम, हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों को सलाहें देने के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हमसे आज बात करने के लिए। योर मनी को फिलहाल यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आप CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।